नजराना BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हम जिनसी रिश्तों के मामले पर मरकजी हुकूमत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, फैसले पर नजरसानी के लिए पेश की अर्जी। दिव्यानी के मामले पर तातुल बरकरार, अमेरिका का केस वापस लेने से इंकार। हिंदुस्तान ने कहा हल कर लिया जाएगा मामला। असेंबली चुनाव के बाद मोदी की पहली रैली, बनारस में कहा सिर्फ वादे नहीं करता, इन्हें पूरा भी करता हूं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, हुकूक इंसानी कमीशन की टीम कैंपों के दौरे पर। और पहले टेस्ट में टीम इंडिया की पोजीशन मजबूत, पहली पारी में जनूबी अफ्रीका को लुढ़काया 244 रनों पर। और खबरों की तफसील। हम जिनसी रिश्तों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अदालत से अपने इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है, जिसमें इसने हम जिनसी रिश्तों को आइन की 377 दफा के तहत जुर्म करार दिया गया था। इस सिलसिले में अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें हम जिनसी रिश्तों को जायज ठहराते हुए आइन की दफा 377 को खत्म करने की बात कही गई थी। हाँ, हमने दायर की है। रिव्यू पिटीशन आज भी दायर हो गई है और हमारा मानना है और हमारा अपेक्षा रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी और वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट पे सामने रखी है। हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी मामले पर हिंदुस्तान के मुतालबात का अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका ने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने दिव्यानी के खिलाफ इल्जामात वापस लेने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मेरी हाफ ने वाजे कर दिया है कि हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी पर लगे इल्जामात इंतहाई संगीन है और ऐसे इल्जामात को अमेरिका में काफी संजीदगी से लिया जाता है, लिहाजा इल्जामात वापस लेने पर गौर किए जाने की बात दुरुस्त नहीं है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मेरी हाफ ने कहा कि अमेरिका की कोशिश यह है कि इस मामले पर माहौल में आई गर्माहट में नरमी लाते हुए कानूनी अमल को चलने दिया जाए। Every year in diplomatic notes to every country that has diplomats here throughout the world that there are obligations they have for their staffs when they bring them to the United States. We make those obligations very clear and we take any allegations that they haven't done so very seriously. So certainly there's no discussion like that going on. We just want the process to move. दिव्यानी मामले पर अमरीकी मौकफ पर वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने ज्यादा तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि दोनों तरफ इस मसले पर बराबर का एहसास पाया जाता है और तवक्को है कि इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने वजाहत की है कि जो हुआ वो गलत और नाकाबिले तस्लीम है। I'm sure that they are equally conscious of this. If we think it's important to preserve that relationship, I'm sure that they think as well that it's important to preserve that relationship. The only question is, what do you do when something happens that is irksome, that is hurtful, that is unacceptable? You've got to find a solution, and I hope that we will find a solution. दिव्यानी मामले पर अमरीकी रुख के बारे में मजीद जानकारी दे रहे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू। के कड़े रुख के बावजूद अमेरिका अपनी हेकड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में अमेरिका में तैनात भारतीय डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े के अधिकारों की अनदेखी इसी तरह जारी रह सकती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज, नई दिल्ली। बीजेपी ने दिव्यानी मामले पर सख्त रुख अपनाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अमेरिका की दीदा दिलेरी हुकूमत हिंद को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और पुरजोर तरीके से अपने मौकफ का दिफा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यानी को इस मामले में साजिश करके फंसाया गया है। देखिए, भारत सरकार के काउंसिलेट की जो छवि है और उनकी साख है, उनके साथ देश की साख जुड़ी हुई है और ये पूरा मामला जिस तरह से बनाया गया है वो झूठा है। स्पष्ट है कि उनकी मेड ने अमेरिका में रहने के परमिट लेने के लिए झूठा केस खड़ा किया है और एक अति महत्वाकांक्षी अटॉर्नी पीट ब्रायर ने इस तरह का खुराफात किया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और
भारत एक बड़ा देश है, उसकी संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकजी वजीर कमलनाथ ने एक बार फिर अमेरिका से दिव्यानी के साथ किए गए नाजेबा सलूक पर माफी मांगने और केस वापस लेने का मुतालबा किया है। हमें स्वीकार नहीं है और स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए और चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए। वो जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ, ये हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को समझना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है और भारत बदल गया। तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों ने आज हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसिल खाने का घेराव करने की कोशिश की। वहां तैनात पुलिस एहलकारों ने एहतजाजी तेलुगुदेशम कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुन दिव्यानी बदसलूकी मामले में अमरीका से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। इस एहतजाज में तेलुगुदेशम के सिटी प्रेसिडेंट ए श्रीनिवास और दीगर लीडर शरीक थे। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बनारस में एक बड़ी रैली से खिताब किया। मोदी ने अपने मखसूस अंदाज में कांग्रेस और यूपी की अखिलेश हुकूमत को निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि मुल्क के हर मसले के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मोदी ने कहा कि वो वादे भी करते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। से उब चुका है। देश ने बातें बहुत सुनी हैं, उपदेश भी बहुत सुने हैं। अब तो देश को धरती पर सच्चाई उतारने का इरादा है और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं और इरादे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। करें भारत का भाग्य बदलने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही गरीबी से मुक्त भारत की गारंटी है। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही बेरोजगारी से मुक्त भारत की गारंटी है। गरीबी से मुक्ति के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए, भुखमरी से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की मुक्त से भारत को मुक्त कराना, इसी सपने को लेकर के आगे बढ़े। महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा देने वाले आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को आज महाराष्ट्र असेंबली में पेश किया गया। महाराष्ट्र असेंबली के मौसम सरमा के इजलास का आज आखिरी दिन है। आज की कार्रवाई की फहरिस्त में इस मामले को शामिल नहीं किया गया था, जिस पर अपोजिशन बीजेपी और शिवसेना ने खूब हंगामा किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने असेंबली में रिपोर्ट पेश करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी। इस घोटाले में नाम आने के सबब अशोक चौहान को वज़ारत आलिया की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। इस बीच गवर्नर अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। राजस्थान में वज़ीर आला वसुंधरा राजे ने बीजेपी के सरकर्दा मुस्लिम लीडर यूनुस खान को काबीना में शामिल किया। ओहदे का हलफ लेने के बाद आज वसुंधरा राजे ने पहली बार काबीना में तौसीह की। यूनुस खान ने काबीना में शमूलियत पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। रोल कर लो। कनेक्ट हो गया क्या? कमाल कर दे। नाज़रीन, कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं।
किसी तकनीकी खराबी की वजह से दिग्विजय सिंह की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वजीर आला वसुंधरा राजे ने बीजेपी के सरकर्दा मुस्लिम लीडर यूनुस खान को काबीना में शामिल किया है। ओहदे का हलफ लेने के बाद आज वसुंधरा राजे ने पहली बार काबीना में तोसीक की। यूनुस खान ने काबीना में शमूलियत पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर हम रुख करेंगे दिग्विजय सिंह के पास, जहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर की बैठक में अपनी बात कही है। अगर वो समझ चाहते हैं कि उसकी विश्वसनीयता जनता के बीच में जाए तो उन्हें इस प्रकरण को तत्काल सीबीआई को सौंप देना चाहिए। कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जी एक हाँ, मुख्यमंत्री निवास के जो सीधे कोई जुड़े हुए लोग हैं, कोई रिश्तेदार उनके नातेदार कोई है, तो सूचना आपके पास है? मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, उनको बधाई देने गया था और मैंने एक उनके बड़े भाई होने के नाते और उनसे उनके पूर्व के मुख्यमंत्री होने के नाते, हालांकि पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं मेरे प्रश्न पत्रों का वो जवाब देते नहीं है और मेरी शिकायत भी रही है, क्योंकि शायद उनके पास मेरे प्रश्नों के और मेरे पत्र के उत्तर उनके पास है नहीं। तो मैंने उनको राय दी थी कि अब तो उमा भारती जी भी मांग कर रहे हैं और मैं भी, दो पूर्व मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई को सौंप दीजिए। और विशेष करके जब उमा भारती जी का स्वयं का नाम अखबारों में आ रहा है तो ये सबके हित में है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि कोई भी पुलिस का अधिकारी अपने स्वयं के मुख्यमंत्री और उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के लोगों पर हाथ डालेगा, मुझे इसमें शंका है। बिल्कुल, जो भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी जी नाज़रीन, ये थे दिग्विजय सिंह जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे राजस्थान का, जहां पर वसुंधरा राजे सरकार ने बीजेपी के एक मुस्लिम लीडर को वजीर का दर्जा दिया है, काबीना में अपनी शामिल किया। इस ताल्लुक से बात करेंगे खुर्शीद से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे ने एक मुस्लिम को काबीना में शामिल किया है, किस तरह का रद्द-ए-अमल आम मुस्लिम में है वहां पर? बिल्कुल आजम, ये पहली बार नहीं है कि जब वसुंधरा ने अपनी हुकूमत में किसी मुस्लिम को जो है वो जगह दी हो। जी। जब 2003 से और 2008 के दरमियान जो वसुंधरा राजे की, उस दौरान भी यूनुस खान काबीना वजीर थे और उनके पास ट्रांसपोर्ट और जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी और वो काबीना वजीर के तौर पर उन्होंने काम किया था। और चूंकि इस बार भी उनको जीत मिली है, इस बार भी जो है वो यूनुस खान जो है वो जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, तो पहली जो उनकी जो एक करीब कहा जाए हिंदी में मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है उसमें ही उनको जगह मिल गई है। और ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी, क्योंकि यूनुस खान जो है वो राजस्थान में बीजेपी के लिए लगातार जो है वो काम करते हैं और बीजेपी के वर्कर के तौर पर वो काम करते रहे हैं। दूसरी बार जो है वो एमएलए बने हैं, यानी मेंबर ऑफ जो है असेंबली यहाँ पर जो है वो मुंतखब हुए हैं इस बार, और वसुंधरा के बड़े करीबी माने जाते हैं। और पार्टी में जो है स्टेट में वो सूबाई जो है नायब सदर के तौर पर जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस चीज को जो है वो बहुत अलग तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि भाई एक मुस्लिम को जो है वो कैबिनेट में ले लिया है, क्योंकि वो पहले भी मिनिस्टर बने थे और इस बार भी उनको जगह मिली है। तो जहां तक मुस्लिम तबके की बात है तो वो मुस्लिम तबका इस बात को लेकर के खुश है कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो कैबिनेट में भी जरूर होगी। आजम,
जी खुर्शीद, जानना चाहेंगे कि इस बार जो इंतखाबात हुए उसमें देखा गया है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आए। यहां तक कि जो बीजेपी के लीडर उन्होंने भी इस बात को माना है कि मुस्लिम वोटरों ने वोट डाला है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी उनको जीत हुई। आप लगातार इंतखाबात के मामले में जुड़े रहे, जगह जगह आपने दौरा किया, क्या आपको कुछ ऐसा लगा, महसूस हुआ? बिल्कुल आजम, इलेक्शन के दौरान हम कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं खुद गया था जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे या कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वहां जाकर के हमने देखा था। दरअसल राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो राजस्थान का मुस्लिम और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, इन दोनों के दरमियान कभी भी बहुत ज्यादा इख्तलाफात नहीं रहे, बहुत ज्यादा कभी दूरियां नहीं रही। भैरव सिंह शेखावत के जमाने में भी अकलियती तबके के बहुत सारे लीडरान जो है वो मुस्लिम तबके के जुड़े हुए थे बीजेपी से, और जब भी वसुंधरा राजे ने जो है यहाँ राजस्थान में कमान संभाली तो उस दौरान भी जो है वो जो लीडरशिप थी मुस्लिम तबके की बीजेपी के साथ वो जुड़ी रही, और अकलियती तबका जो है वो भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो यहाँ जो जितने भी वजीर आला रहे हैं राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, उनका जो चेहरा रहा है या उनकी जो पर्सनैलिटी रही है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर लीडर के तौर पर देखी गई है, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत हो चाहे वसुंधरा राजे हो। पिछली हुकूमत के दौरान भी जो है बहुत सारा काम यहाँ पर अकलियती तबके के लिए किया गया था, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी किया जाएगा। तो लोग देखते हैं इन चीजों को कि काम जो है वो अकलियती तबके का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब उनका काम होता है तो वो फिर पार्टी नहीं देखते, वो फिर लीडरशिप देखते हैं। उनके सामने कांग्रेस या बीजेपी बड़ा इशू नहीं रहता, उनके सामने इशू ये रहता है कि लीडर कौन है, वसुंधरा राजे हैं या कोई और है। तो वसुंधरा के नाम पर जो है वो वोट इस बार जो है अकलियती तबके ने दिया है, मुस्लिम तबके ने खासतौर से दिया है, और कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ने जो है उनको मतलब बड़ी तादाद में वोट किया है, और लोग जो है जो जीत करके आए वो भी ये मान रहे हैं कि अगर अकलियती तबका उनका साथ नहीं देता तो शायद उनकी जीत जो है वो इतनी आसान नहीं होती। तो आजम कहीं ना कहीं अकलियती तबके की अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो बीजेपी और अकलियती तबके में बहुत ज्यादा जो है दूरियां कभी नहीं रही, वो हमेशा जो है वो करीब रहे हैं, और जब भी वक्त पड़ता है तो वो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। जी खुर्शीद, जानना चाहेंगे कि यूनुस खान ने हलफ तो ले लिया, उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस बात में कुछ जानकारी मिल पा रही है? आजम, चूंकि ये पोर्टफोलियो जो है मिलने का शायद आज देर शाम तक जो है ये सिलसिला शुरू हो जाए, जी। या फिर कल के बाद जो है पोर्टफोलियो सामने आए कि भाई किसको क्या मिल रहा है। लेकिन चूंकि यूनुस खान जो है पिछली बार जब ये काबीना वजीर थे 2003 से और 2008 के दरमियान जो वसुंधरा की सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त जो है इनके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट का महकमा था, और उसके साथ जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी ये संभाल लेते, या स्पोर्ट्स का जो है जो महकमा है उसको भी संभाल लेते। तो आज भी कई लोगों ने जो है वो जो आए हुए थे अलग अलग अखबारों के, अलग अलग टेलीविजन के, सब लोगों ने सवाल किया कि क्या ट्रांसपोर्ट में जाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है आला कमान का, या फिर कहा जाए ये जो पूरा मामला है ये वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री हैं, जो वजीर आला है राजस्थान की, उनका ये पूरा जो है मामला है वो देखेंगे कि किसको क्या महकमा देना है। तो अभी ये जो है कहना मुश्किल है कि इनको कौन सा महकमा मिलेगा, लेकिन ये है कि चूंकि उनको तजुर्बा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन्होंने चलाया है, तो शायद उसको फिर से वो जिम्मेदारी दी जाए। आजम जी खुर्शीद, जानना चाहेंगे कि आम चुनाव जो है वो सर पर है, तो क्या बीजेपी की ये कोशिश होगी कि मुसलमानों के और करीब जाया जाए ताकि आम चुनाव में उसको फायदा हो? बिल्कुल आजम, जैसे अगर हम बात करें असेंबली इंतखाबात की, पिछली बार 4 टिकट बीजेपी ने दिए थे, जी। पिछली बार भी 2 जीते थे, इस बार भी 4 टिकट दिए, इस बार भी जो है वो 2 जीत करके जो है पहुंचे हैं असेंबली में। और पहले ही जो काबीना इनकी बन रही है, जो पहला ही जो वजारत जो इन्होंने एक तरीके से जिसका तश्कील की है उसमें एक मिनिस्टर को लिया है, और एक और जीत करके आए हैं, उम्मीद की जा रही है कि शायद उनको भी दें। और वसुंधरा का जो आज का जो मंत्रिमंडल है अगर उसको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सभी मजहब के लोगों को, सभी बिरादरियों के लोगों को जो है इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है, चाहे वो ब्राह्मण तबका हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, मीना हो, मुस्लिम हो, सभी को साथ लेकर के चलने की बात है। चूंकि बड़ी पार्टी है और 2014 का जो आम इंतखाबात 2014 में होने हैं, वो चाहेगी कि पार्टी जो है वो 25 की 25 सीटें जीते। चूंकि इस बार जो है राजस्थान से सिर्फ बीजेपी के 4 ही जो है एमपी जीत करके पहुंचे थे, 20 कांग्रेस के पास है एमपी, मतलब जो है जो एमपी जो है 20 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 1 निर्दलीय जीते थे किरोड़ी मीना, और 4 बीजेपी के पास है। तो इस बार जो है सब कुछ उल्टा करना चाह रहे हैं। इनको उम्मीद है कि शायद ये 20 से ज्यादा सीटें लेकर के आए, और इनका टारगेट जो है वो 25 की 25 सीट्स का है। और चूंकि टारगेट इनका 25 सीटें जीतने का है तो जाहिर है वो मुस्लिम तबके को भी साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वसुंधरा राजे की जो लीडरशिप है, जो उनकी जो कयादत है, उसमें लोग यकीन करते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक सेकुलर नेता के तौर पर यहाँ देखी जाती है, ब्रॉड माइंडेड है, सबको साथ लेकर के चलने में यकीन करती है। तो उनकी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, शायद 6 महीने के अंदर अंदर जो है आम इंतखाबात हो, तो ये उनकी कोशिश रहेगी कि सभी मजहब के लोगों को, सभी बिरादरियों को, लोगों को लेकर के वो साथ चले, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो राजस्थान से भी हासिल हो सके। आजम
जी खुर्शीद, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आम चुनाव जैसे कहा गया कि सर पर है, तो मुस्लिम हलकों में किस तरह की हलचल देखी जा रही है? क्या आम चुनाव में मुस्लिम बीजेपी से ज्यादा सीटें मांग सकते हैं इंतखाबात के लिए? आजम, राजस्थान की अगर हम बात करें, अभी तक जो है वो बीजेपी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में मुस्लिम नुमाइंदे को या मुस्लिम चेहरे को वो मैदान में नहीं उतारा। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बार ये पहल हो, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में बहुत सारा मुस्लिम तबके का वोट जो है वो पार्टी को मिला है। जी। और पार्टी के अंदर जो अकलियती तबके की या मुसलमानों की अगर मैं खासतौर से बात करूं तो लीडरशिप जो है वो मजबूत है। कई सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने बूथे जीत करके आते हैं और उनकी भी ये कोशिश रहेगी कि जो इस बार मतलब जो जिनको टिकट मिले थे बीजेपी से चार को मिले थे, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो जो 2 हारे हुए हैं उनकी भी ये कोशिश रहेगी कि चलो जो है वो पार्लियामेंट में किसी तरीके से कोशिश करेंगे टिकट लेने की। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कम से कम एक सीट जो है वो जरूर जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, एक टिकट जरूर लेने की कोशिश करेंगे। और जहां तक अकलियती तबके का सवाल है, वो जो है वो मैंने जैसे पहले ही कहा कि वो बहुत ज्यादा जो है इससे परहेज नहीं करता राजस्थान में बीजेपी से। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टिकट की ये डिमांड करेंगे। अगर टिकट मिलता है तो उसको और ज्यादा जो है मजबूती मिलेगी बीजेपी को राजस्थान में, और मुस्लिम तबका जो है वो और टिकट मिलने पर और ज्यादा नजदीक से जुड़ेगा और शायद कहीं ना कहीं उसका पार्टी को जो है बीजेपी को जरूर फायदा होगा। आजम जी, खुर्शीद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे जयपुर से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी जो यूनुस खान पे ताल्लुक से हमें जानकारी दे रहे थे। राजस्थान की जनता और हमारी नेता माननीय वसुंधरा राजे जी का धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों में विश्वास व्यक्त किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ, उमंग के साथ और संगठित होकर के काम किया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद उन सब लोगों को जिन्होंने हमें सहयोग किया, समर्थन दिया, प्यार दिया और ये विश्वास जताया कि राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार राजस्थान की समस्याओं का समाधान करेगी। नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां पर हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी के फादर उत्तम खोबरागड़े हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी उत्तम साहब, सबसे पहले ईटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, अब आपका अगला स्टैंड क्या होगा? नहीं, जो कुछ यहाँ स्टैंड लेना है ये सरकार ने लेना है। जी, क्योंकि देवयानी वहाँ खुद के काम के लिए घूमने के लिए नहीं गई थी, समझा? जी। और सरकार मिनिस्टर को पता है कि जो कुछ हम कर रहे थे पूरी सरकार की आदेश के ऊपर, सरकार हमें जी स्टेप लेने को बोले थे सब हमने किया है और हम सरकार के साथ फर्म रहे। सरकार जो करते वो करते गए। पहले टाइम सरकार अपना अधिकार असर्टन कर रही थी कि भैया हमारे तो एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट है तो उसका वो आपके पास नहीं आ सकता, दोनों में से कोई भी, वो हमारे पास ही आना चाहिए, उनको हमारे पास भेजो। जी। और ये सरकार के कहने से हमने फिर कोर्ट से ऑर्डर लाया, वारंट निकाला, इसका ये बदला है। ये तो हमारे असल हमारे ऊपर नहीं, ये देश की सोवर्निटी पे है। हमारी सरकार बोलती थी कि हमारे दो अफसर के बीच का झगड़ा सुलझाने वाले तुम कौन होते हो। वो बोलते हैं कि दुनिया में कहाँ भी जब मसला रहेगा तो हम ही सुलझाने वाले दुनिया के वो थानेदार है। तो इसका ये नतीजा है। तो सरकार ने पूरी जवाबदारी ली है, अभी सरकार लेंगी स्टेप जरूर। अभी ऐसा तो नहीं कि आपने डिमांड किया पहले किसी ने एकदम हाँ बोल दिया, वो तो हर इसका होता है। फिर अभी निगोशिएशन पे बैठे, निगोशिएशन तो अभी तक शुरू है, तो जरूर मार्ग निकालेंगे। जी उत्तम साहब, जानना चाहेंगे कि इस बार सरकार और अपोजिशन दोनों इस मामले पर एक साथ नजर आ रहे हैं, दोनों का रुख एक नजर आ रहा है, फिर भी अमेरिका पर कोई दबाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या आपकी कुछ? जी, सरकार और अपोजिशन में पूरा देश एक साथ है अभी। जी बिल्कुल, पूरा देश अभी एक साथ है। ये जो अपमान हुआ है वो देवयानी खोबरागड़े का नहीं हुआ है, ये भारत का हुआ है। जी बिल्कुल, ये भारत की सोवरेनिटी अटैक है। तो वो तो है ही। अभी अमेरिका कैसा है आपको मालूम है, किसी के इसमें घुस जाना, लेकिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा। जी, जानना चाहेंगे कि अमेरिका में इस तरह की दीदा दिलेरी, इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। जॉर्ज फर्नांडीज भी एक बार गए थे, उनके मोजे तक वहां उतरवा लिए गए थे। तो आपकी तरफ से, आप एक फादर हैं, दिव्यानी के फादर हैं, आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान को किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए कि आप हमारे यहाँ के जो लीडर हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनकी तरह इस तरह का व्यवहार ना हो। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने पूरा स्टैंड लेना चाहिए कि भैया ये
हम नहीं सहन करेंगे। अगर आपको आप बोलते हैं हमारी फ्रेंडली कंट्री है, आपको हमारे साथ अच्छे कॉमर्शियल रिलेशन है, जी जी, आप हमारे लोग आप ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो आप डिसाइड कर लो। ऐसा तो सरकार ने पूरा सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अभी पहले टाइम सरकार कुछ स्टैंड ले रही है, जी जी, यही स्टैंड उन्हें आखिरी तक कायम रखना चाहिए। जी उत्तम खोबरागड़े साहब, ईटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे दीवानी के फादर उत्तम खोबरागड़े जो दिव्यानी के मामले पर हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मामला दिव्यानी का नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है और जो सरकार करेगी वो उसके साथ है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आरआर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। मुजफ्फरनगर फसाद के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश की इंतजामिया अपनी पीठ थपथपा रही है। इनका दावा है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है और 43 करोड़ 50 लाख मुआवजा दिया